हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फ्राइडे 13 पार्ट 9 जेसन गोज टू हेल द फाइनल फ्राइडे, जो कि आया था 8 पार्ट के 4 साल बाद 1993 में। इसके डायरेक्टर हैं एडम मार्कस और प्रोड्यूसर हैं इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर और फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर शॉन एस कनिंघम। अब यहाँ से जेसन के राइट्स चले गए थे न्यू लाइन सिनेमा के पास, इसलिए ये पार्ट इतना लेट आया क्योंकि स्टूडियो ने जो भी बनाया वो सिर्फ फ्रेडी वर्सेस जेसन के लिए फिलर था। इस बात का ध्यान रखना। बाकी सारी बिहाइंड द सीन्स बातें मैं आपको एंड में बताऊंगा ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि टॉक्सिक वेस्ट में डूबकर जेसन अपने बच्चे वाले रूप में आ गया था। ये मूवी स्टार्ट होती है क्रिस्टल लेक में। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कैबिन में रहने आई है। ऑब्वियसली वो नहाने जा रही थी कि तभी पावर कट गई। वो चेक करने जाती है पर तभी जेसन ने अचानक पीछे से हमला बोल दिया, लेकिन किस्मत से डर के मारे वो नीचे गिर गई। अब जेसन का ये रूप कैसे हुआ, वो क्रिस्टल लेक तक कैसे पहुंचा, ये कुछ भी हमें बताया नहीं गया। अब लॉजिक वाजिक छोड़ो और बस देखते चलो। उसका पीछा करते हुए जेसन एक खुले मैदान में पहुंच गया। तभी चारों तरफ लाइट्स जल गई क्योंकि ये ट्रैप था जेसन को फंसाने के लिए। इसे घेर लिया है FBI ने। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेसन का मास्क तो वही है, लेकिन इसकी खाल इतनी ज्यादा बुरी तरह सड़ गल चुकी है कि मास्क के ऊपर तक आ गई। यहाँ लगातार तीसरी बार जेसन को प्ले किया केन हॉडर ने। खैर उन सब ने अंधाधुंध फायरिंग करके जेसन को भून दिया, लेकिन अब भी वो खड़ा था इसलिए एक बॉम्ब गिराकर उसके चीथड़े कर दिए। तो ये आपके साथ प्रैंक हो गया क्योंकि मूवी के स्टार्ट में ही जेसन मारा गया और कई सारे लोगों को सुकून भी मिला होगा जो चाहते थे कि साले को बॉम्ब से उड़ा दो। लो भाई उड़ा दिया। हालांकि उसका दिल अब भी धड़क रहा है। ड्यूक नाम का आदमी छुपकर ये सब देख रहा था और वो जानता है कि जेसन मरा नहीं। ये इंट्रो बहुत क्लेवर था और इस फ्रेंचाइज के ऊपर ही स्पूफ था, आप समझ गए होंगे। खैर उसके टुकड़ों को लाया गया मॉग में, जहां पर 2 गार्ड्स ड्यूटी दे रहे थे, जिनमें से एक है खुद केन हॉडर, एक और क्लेवर एलिमेंट। उसका पोस्टमार्टम कर रहा था कॉर्नर फिल। वो देखता है कि जेसन का दिल एक आम इंसान से दुगना है और उसके अंदर खून के बजाय भरा है कोई काला लिक्विड। ये देखकर वो हैरान था कि तभी दिल अपने आप धड़कने लगा। उसने फिल को सम्मोहित करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और आखिर में मजबूर कर दिया खुद को खाने के लिए। बेबस होकर फिल ने उसे खाना शुरू कर दिया और एक बाइट लेते ही उसका काम हो गया। यानी कि जेसन की आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया। अब सिर्फ बॉडी इसकी है लेकिन अंदर है जेसन। ये एक और नई चीज ऐड हो गई जेसन के लोर में कि वो मरता नहीं, बस बॉडीज में शिफ्ट हो जाता है। He will never dies, it just changes shape, जो कि हाल ही में हमने सुना था हैलोवीन एंड्स में। जेसन फैंस को वैसे ही तसल्ली दी जा रही है जैसे कि हाल ही में माइकल फैंस को दी गई। जब तक कोई बॉडी चलती है ये उसे चला लेता है, वरना सामान शिफ्ट। अब आप जान गए होंगे कि पिछले पार्ट में बॉडी गलने के बाद वो क्रिस्टल लेक कैसे पहुंचा, किसी और की बॉडी पर कब्जा करके। लेकिन इस पूरी थ्योरी में भी कई सारे गड़बड़ हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल आप इतना तो जान ही गए कि आप देख रहे हो एक सुपर नेचुरल स्लैशर। तभी असिस्टेंट कॉर्नर, जिसका रोल किया है इस फिल्म के राइटर ने, अंदर आकर जेसन को बुरा भला कहने लगा। इसलिए फिल और जेसन ने उसे उठाकर टेबल पर पटका, लेकिन उससे पहले फेंका अपनी बॉडी को। और इससे पता चलता है कि वो बॉडी इसके लिए कोई मैटर नहीं करती। जेसन ने उसका चेहरा दबाकर उसका मुंह बंद कर दिया। इसके बाद वो बाहर निकलता है तो मिरर में हम देखते हैं असली जेसन, यानी कि वही असली बॉडी थी जेसन की जिसे अभी उड़ाया गया। इससे पिछले पार्ट के साथ लिंक फिर से टूट गया। इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ किलिंग देखो, लॉजिक मत ढूंढो, वो तो स्टूडियो ने बेच खाया। खैर वो चुपचाप वहां से निकल जाता, लेकिन तभी गार्ड्स ने भी उसका मजाक उड़ा दिया। इसलिए टीवी पर उनके भी चेहरे आ गए। ये एक और स्मार्ट एलिमेंट है क्योंकि यहाँ जेसन ने मार दिया जेसन को, यानी कि केन हॉडर को। खैर पूरे शहर में पैनिक फैल चुका था, इसलिए टीवी रिपोर्टर रॉबर्ट कैम्बेल मिला एक बाउंटी हंटर ड्यूक से, जो कि सब कुछ छुप कर देख रहा था मूवी के इंट्रो में। और आपको बता दूं कि रॉबर्ट कैम्बेल नाम रेफरेंस है फ्रेडी का रोल करने वाले रॉबर्ट इंग्लैंड और इविल डेड के ऐश का रोल करने वाले ब्रूस कैम्बेल का। ये नाम एक हिंट था कि आगे जाकर फ्रेडी वर्सेस जेसन वर्सेस ऐश मूवी आएगी, जिसके हिंट इस फिल्म में और भी हैं। लेकिन अफसोस वो मूवी आई नहीं, उसके बजाय आई थी कॉमिक्स। खैर ड्यूक उसे बताता है कि जेसन वो नहीं जिसे आप जानते हो, जेसन कुछ और है। जैसे आप कपड़े बदलते हो वैसे वो बॉडीज बदलता है, इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये जानता है कि वो कैसे मरेगा और इस काम के बदले में इसे चाहिए $5 लाख, जिसके लिए रॉबर्ट मान गया। लेकिन पहले ड्यूक को साबित करना होगा कि जेसन अब भी जिंदा है, फिर वो उसे मारकर पैसे ले सकता है।
ये न्यूज़ देखकर डायना नाम की वेट्रेस परेशान हो गई, जिसकी रेस्टोरेंट ओनर है जोई, जो कि अपने हस्बैंड शेल्बी और बेटे वॉर्ड के साथ रेस्टोरेंट चलाती है। ड्यूक भी वहीं पर मौजूद था और वो डियाना से ही मिलने आया था क्योंकि उसे डायना की हेल्प चाहिए जेसन को मारने में। ड्यूक के मुताबिक जेसन इसे लेने आएगा। पैसा ऑफर करने के बाद भी वो इस बात को टाल रही थी। डायना को परेशान देखकर उसका बॉयफ्रेंड शेरिफ एड बीच में आया तो ड्यूक ने उसे भी बेइज्जत कर दिया, इसलिए उसे होना पड़ा अरेस्ट। इस बात से डायना एड पर गुस्सा हुई क्योंकि इसे पार्ट टाइम प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। हम देख पाते हैं कि एड शेरिफ है कनिंगम काउंटी का, जो कि रेफरेंस है इस फ्रेंचाइज के क्रिएटर शॉन एस कनिंगम का। खैर उनके जाते ही डायना का दामाद स्टीवन उससे मिलने आता है क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए डायना ने उसे रात 11 बजे घर पर बुला लिया मैटर सुलझाने के लिए। प्लान के मुताबिक वो टाइम पर निकल गया, लेकिन रास्ते में उसने कुछ कैंपर्स को लिफ्ट दे दी जिनमें है कपल डेब्रा और लूक और उनकी फ्रेंड एलेक्स। एलेक्स उसे अपने साथ चलने का ऑफर दे रही थी पर स्टीवन नहीं माना क्योंकि ये लॉयल है। वो उन्हें कैंप क्रिस्टल लेक पर उतार कर चल दिया। एक सही जगह पर टेंट लगाते ही डेब्रा और लूक बिजी हो गए। इसी बीच जेसन ने एलेक्स पर हमला बोलकर उसे मार डाला, यानी कि लॉयल रहना ही ठीक है, स्टीवन बच तो गया। कुछ देर बाद डेब्रा बाहर आई तो कुछ हलचल हुई, जिसे इग्नोर करके वो दोबारा टेंट में चली गई, जबकि एलेक्स की लाश वहीं पर चमक रही थी। वो दोनों दोबारा रोमांस में लग गए। तभी जेसन ने सीधा ही एक पोल डेब्रा की पीठ में घुसाकर उसे चीर दिया, साथ ही लूक को भी मार डाला और ये किल हमें दिखाई नहीं गई। इसके बाद वो सीधा रेस्टोरेंट पहुंचकर डियाना को छुपकर देखने लगा, जो कि एक डॉग को खाना देकर जा रही थी। तभी ऑफिसर जॉश ने उसे डरा दिया। वो एड के बारे में उसे समझाने आया था, लेकिन वो चली गई और तभी वहां पर आ गई जॉश की गर्लफ्रेंड एडना। वो दोनों भी निकल रहे थे, तभी जेसन ने जल्दी से एडना को मार दिया दरवाजे में भींचकर, और फिर जॉश को कर लिया अपनी कैद में। वो उसे अपने खानदानी घर में ले गया, जहां पर उसकी शेविंग करके उसने माउथ टू माउथ अपनी सोल उसमें ट्रांसफर कर दी, यानी कि अब जेसन यह है। फिर वो डायना के घर के लिए निकल गया। वैसे भी डायना अपनी बेटी जेसिका को कॉल करके बुला रही थी, लेकिन अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ होने की वजह से उसने मना कर दिया। हम देख पाए कि उसका बॉयफ्रेंड है रॉबर्ट और जेसिका की एक छोटी बच्ची भी है स्टेफनी, जिसका फादर है स्टीवन। डायना बात कर ही रही थी कि तभी जेसन ने आकर उसे दबोच लिया, और ये उसे भी समझ आ गया था मिरर में देखकर, इसलिए ड्रॉर से गन निकाल कर उसने उसका भेजा उड़ा दिया। और दूसरी तरफ ये सब सुनकर जेसिका ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। डायना वहां से निकल रही थी, पर तभी जेसन उसे दबोचकर अपनी सोल उसमें ट्रांसफर करना चाह रहा था, लेकिन सही टाइम पर स्टीवन वहां आकर उस पर झपट पड़ा। फिर भी जेसन ही भारी था। उसने एक चाकू उन पर फेंका जो सीधा घुस गया डियाना की पीठ में। अब वो स्टीवन को मारने आया, लेकिन तभी मिरर में खुद को देखकर वो रुक गया, और मौके का फायदा उठाकर स्टीवन ने एक फायर पोकर उसके आर पार करके उसे गिरा दिया बाहर। अपनी बची कुची जान के सहारे डायना ने स्टीवन को बोला कि तुम्हें जेसिका को बचाना होगा, और बस ये बोलकर उसने प्राण त्याग दिए। यानी कि जेसन का इस फैमिली से कुछ कनेक्शन तो जरूर है। खैर तभी शेरिफ वहां पहुंच गया तो स्टीवन कहता है कि यह सब जॉश ने किया, लेकिन जॉश वहां से गायब था, इसलिए उसे अरेस्ट होना पड़ा डायना के मर्डर के जुर्म में। लेकिन उसका दोस्त ऑफिसर रैंडी उसे हिम्मत देता है कि वो किसी भी हाल में उसे बेगुनाह साबित कर देगा, पर फिलहाल उसे अपने बजाय चिंता है जेसिका की। अगले दिन डायना की कोवर्कर विकी उसका खून साफ करने में लगी थी, तभी जेसिका वहां पहुंच गई अपनी बच्ची के साथ। उसे थोड़ा बहुत चेयर करके विकी उसे पुलिस स्टेशन ले आई, जहां स्टीवन अपनी बेटी को देखकर सारी टेंशन भूल गया। लेकिन तभी रैंडी ने उसे डाल दिया लॉकअप में। विकी को सब कुछ समझाकर जेसिका ने स्टेफनी को उसके साथ भेज दिया, क्योंकि पेपर वर्क में काफी टाइम जाएगा। अब जिस सेल में स्टीवन बंद था उसके बगल वाले में था ड्यूक। उसके छेड़ने पर स्टीवन खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन वो तो पहले से जानता था कि यह काम है जेसन का, इसलिए स्टीवन उससे जानकारी मांगने लगा। तब ड्यूक ने पास बुलाकर उसकी एक उंगली तोड़ दी फीस के तौर पर, और बताया कि जेसन जेसिका और स्टेफनी को भी लेने आएगा। स्टीवन को रीजन जानना था, जिसके बदले उसे एक और उंगली तोड़वानी पड़ी। तब ड्यूक उसे बताता है कि जेसन ज्यादा देर किसी बॉडी में नहीं रह सकता, क्योंकि ये बॉडीज उतना नहीं चलती। उसे फिर से रीबॉर्न होना है, और रीबॉर्न होने के लिए उसे अपने किसी फैमिली मेंबर की बॉडी में ट्रांसफर होना होगा, जो कि थी डायना। वो उसकी हाफ सिस्टर थी, जिसका जिक्र इससे पहले किसी और मूवी में नहीं हुआ, पर फिलहाल वो तो मर चुकी, इसलिए बची जेसिका और उसकी बच्ची। उन दोनों के जरिए ही जेसन रीबॉर्न हो सकता है, क्योंकि ब्लड लाइन सेम है। लेकिन उन दोनों के हाथों ही जेसन को हमेशा के लिए मारा भी जा सकता है, उसका दिल चीर कर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। ये पता चलते ही स्टीवन ने चिल्लाते हुए रैंडी को अंदर बुलाया, और फिर उंगली के बहाने चकमा देकर उसकी गन ले ली। गन के दम पर बाहर आकर वोल्टा रैंडी को ही लॉक करके निकल गया। उधर विकी स्टेफनी को काम पर साथ लेकर आई थी, इसलिए जोई काफी गुस्सा थी। पर गुस्सा तो विकी भी थी, क्योंकि इसने डायना के फ्यूनरल तक भी रेस्टोरेंट बंद नहीं किया।
तभी एक फोन आने पर स्टीवन के बारे में उन्हें पता चल गया कि वो भाग निकला, इसलिए विकी चली गई स्टोर रूम में बच्ची को सेफ रखने के लिए और जोई ने गन रेडी कर ली। लेकिन स्टीवन तो पहले से स्टोर रूम में मौजूद था। विकी के जाते ही वो जी भरकर अपनी बच्ची को देखने लगा जिसका नाम तक वो नहीं जानता। तभी वहां आ गया वार्ड, लेकिन उसे पकड़ने के बजाय उसने स्टीवन को अपनी कार कीज दे दी ताकि वो निकल सके। कार लेकर स्टीवन पहुंचा जेसन के खानदानी घर में कुछ एविडेंस ढूंढने के लिए ताकि वो जेसिका को कन्विंस कर सके। वहां पर उसे मिल गई एक अजीब सी बुक जो कि है इविल डेड वाली नेक्रोनॉमिकॉन, जिससे शैतान को जगाया जा सकता है। एक और हिंट है फ्रेडी वर्सेस जेसन वर्सेस ऐश का, और इससे एक अच्छी खासी बैक स्टोरी बन चुकी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर उसमें लिखी बातें उसके पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। तभी किसी की आवाज सुनकर वो छुप गया एक रूम में जिसका फ्लोर टूटने से वो लटक गया। वहां पर आया था रॉबर्ट जो कॉल पर किसी से बात कर रहा था, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये जेसिका से कोई प्यार नहीं करता, बल्कि इसने तो डायना की बॉडी को मौत से चुरा कर यहाँ पर छुपा दिया है ताकि ये ड्रामा और ज्यादा बढ़े और इसके शो की रेटिंग्स भी। ये सब सुनकर स्टीवन भी हैरान था, पर तभी जेसन ने वहां पहुंचकर उसे दबोच कर अपनी सोल में ट्रांसफर कर ली और फिर निकल गया जेसिका को ढूंढने। जॉश की बॉडी बुरी तरह पिघलने लगी और यहाँ पर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स काफी सही हैं। तो यानी कि जेसन जिस भी बॉडी को छोड़ता है वो किसी काम की नहीं रहती। उसके जाते ही स्टीवन को डायना की लाश मिल गई, फिर वो भी चल पड़ा जेसिका को बचाने जो कि नहाते वक्त अपनी मॉम के गम में डूबी हुई थी, और तभी किसी ने पावर काट दी। पूरी सावधानी से हाथ में हैमर लिए वो अपनी कार तक पहुंची, पर तभी रॉबर्ट जेसन भी वहां पहुंच गया। वो अपने काम को अंजाम देने वाला था, लेकिन सही टाइम पर स्टीवन ने उसे नॉक कर दिया। जेसिका उसके साथ नहीं चल रही थी, इसलिए स्टीवन ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया, और तभी जेसन ने खिड़की तोड़कर स्टीवन को जकड़ लिया। तब गाड़ी को बैक करके उससे पीछा छुड़ाकर स्टीवन ने कार से उसे उड़ाया, फिर रिवर्स में उसका पैर कुचलकर वहां से निकल गया। ये सब देखकर जेसिका पैनिक करने लगी, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि इसकी माँ का कातिल इसके बॉयफ्रेंड को भी मारकर चल दिया, जबकि बात कुछ और है। यही बात जेसिका को समझाकर वो बच्ची के पास चलने को कहता है, लेकिन मौका मिलते ही जेसिका उसे कार से बाहर फेंक कर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वो शेरिफ को सब कुछ बता देती है और बोलती है कि स्टीवन पड़ा है मायर्स प्लेस के पास, और ये रेफरेंस हो गया माइकल मायर्स का। अब शेरिफ के कहने पर रैंडी उस जगह पर पहुंचा तो स्टीवन वहीं था। वो सीधा ही उस पर टूट पड़ा, तो बदले में स्टीवन ने भी उसे धो डाला, और जेसिका के बारे में पता चलते ही स्टीवन खुद ही गिरफ्तार होकर वहां के लिए निकल गया। लेकिन इसी बीच जेसन ने स्टेशन पहुंचकर 2 ऑफिसर्स को मारने के बाद जकड़ लिया जेसिका को। शोर सुनकर एड उसे बचाने आया तो जेसन ने सीधा ही उसकी नाक तोड़कर उसे मार डाला। इसका फायदा उठाकर जेसिका भागने का ट्राई करती है, तब स्टीवन वहां पहुंच गया और एक ही झटके में उसने रैंडी की गन छीन ली। रैंडी को नॉक करके उसने जेसन पर कई गोलियां चला दी और उसे चित करके वो जेसिका को लेकर निकल गया। तभी तो ऑफिसर्स मार्क और ब्रायन वहां पहुंच गए, लेकिन जेसन ने उनके सर आपस में भिड़ाकर उनकी जान ले ली। ये देखकर एक और ऑफिसर भागा, जिसे नॉक करके ड्यूक भी फ्री हो गया। उधर भागते हुए स्टीवन और जेसिका अपनी बच्ची को लेने रेस्टोरेंट पहुंच गए तो जोई ने उन पर गन तान दी। पुलिस को कॉल लगाने पर लाइंस डेड थी, इसलिए स्टीवन के मना करने के बावजूद जोई ने वार्ड को एक गन देकर स्टेशन भेज दिया। जेसिका के बच्ची मांगने पर जोई नहीं मानी, इसलिए हाथापाई में गोली चल गई, जिससे पावर चली गई। तभी जेसिका ने जोई को नॉक कर दिया। वार्ड बाहर निकला ही था कि तभी उसके सामने आ गया जेसन, इसलिए वार्ड उससे भिड़ गया तो उसने सीधा ही वार्ड का हाथ तोड़कर उसे मार डाला। उसके अंदर आते ही एक और आदमी मारा गया। तब स्टीवन और विकी ने एक साथ उस पर फायरिंग की, जिससे कुछ खास हुआ नहीं, इसलिए स्टीवन जेसिका को स्टोर रूम में ले गया, लेकिन बच्ची वहां नहीं थी। उसे ले गया ड्यूक इनके खानदानी घर में, और अगर इन्हें बच्ची चाहिए तो जेसिका को अकेले वहां जाना होगा, इसलिए वो नोट उसने स्टीवन को नहीं दिखाया। बाहर कई बार शूट करने के बावजूद जेसन शेल्बी को डुबाकर मार रहा था, इसलिए जोई ने उसे बचाने का ट्राई किया तो जेसन ने एक ही शॉट में उसके मुंह का नक्शा चेंज कर दिया और फिर शेल्बी को भी बिछा दिया। इसके बाद उसने फिर एक बार जेसिका को जकड़ लिया, लेकिन विकी ने उसकी टांग पर गोली मारकर उसे फ्रीक कर दिया। उसकी एमो खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने एक रॉड घुसा दी सीधा उसके पेट में, लेकिन जेसन ने उसे खींचकर वही रॉड उसके भी पेट में घुसाकर उसे मार दिया, यानी कि डबल स्टैबिंग की इसकी आदत गई नहीं। वो खुद भी ढेर हो चुका था, इसलिए जेसिका अकेले ही कार लेकर निकल पड़ी, जिससे स्टीवन परेशान हो गया। पर तभी उसे वो नोट मिल गया, जिससे वो भी जान गया कि कहां पर जाना है। अब ये भी उस तक पहुंच जाएगा एक मशैटी लेकर। जेसिका के वहां पहुंचने पर ड्यूक स्टेफनी को हाथ में लिए ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था, जिससे वो काफी गुस्सा हुई, लेकिन उसके पास चाकू देखकर वो घबरा गई। पर उसने बिना कुछ किए बच्ची को लौटा दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रही, इन्हें जेसन को भेजना होगा नर्क में। उसने अपना चाकू जेसिका को दिया और उसके हाथ में जाते ही वो बदल गया एक डैगर में, वो भी इविल डेड वाला। वो उसे कहता है कि एक बूरी से ही जेसन पैदा हुआ और एक बूरी सी उसे मार सकता है या फिर रीबॉर्न भी कर सकता है। उसने जेसिका को पूरा प्रोग्राम समझा दिया कि जेसन को कैसे मारा जाएगा और अगर नहीं मारोगी तो वो क्या करेगा, इसलिए वो भी रेडी हो गई।
उधर कोई रेस्टोरेंट में पहुंचा तो जेसन ने उसे पोजेस कर लिया। इधर ये काफी देर तक वेट करते रहे लेकिन जेसन आया नहीं, और जैसे ही कोई आया अचानक फ्लोर टूटने से ड्यूक लटक गया। जेसिका उसे खींच रही थी तभी अचानक एड के आने से उसका हाथ छूट गया और गिरने से एक रॉड ड्यूक के पैर में घुस गई। वो एड को मारने को कहता है पर वो नहीं कर पाई। तभी एड ने उसे जकड़ लिया लेकिन सही टाइम पर रैंडी वहां पहुंच गया। उसके कहने पर एड पीछे हटा। तब ड्यूक उन दोनों को ही मारने को कहने लगा क्योंकि इनमें से कोई भी पोजेस हो सकता है। वो काफी कंफ्यूज थी और इसी चक्कर में उसने एड को स्टैब कर दिया, लेकिन असल में पोजेस था रैंडी। वो स्टेफनी में अपनी सोल ट्रांसफर कर रहा था लेकिन स्टीवन ने फिर एक बार आकर उसकी गर्दन पर क्लेवर चलाकर अपनी बच्ची को बचा लिया। लेकिन जेसन भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो रैंडी के अंदर से निकला एक छोटे क्रिएचर में बदलकर और घुस गया बेसमेंट में पड़ी डियाना की लाश में। यहाँ पर हम एक क्रेट भी देख पाते हैं जिसपे लिखे नाम का रेफरेंस बताओगे आप। मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्रेट है क्रीप शो वाली जिसमें फ्लफी बंद था। खैर वो दोनों मिलकर ड्यूक को ऊपर खींचते हैं तभी जेसन फुल फॉर्म में आकर उनके सामने आ गया, यानी कि डायना की बॉडी में घुसकर यह हो चुका है रिबॉर्न। ड्यूक के कहने पर वो दोनों गिरा हुआ डैगर निकालने लगे और इतने में उसने जेसन के हाथ में हथकड़ी लगाकर उन्हें थोड़ा टाइम दिला दिया। लेकिन इससे काम नहीं बना क्योंकि जेसन ने हथकड़ी के बजाय ड्यूक का हाथ ही तोड़कर उसकी बॉडी को बुरी तरह क्रश करके उसकी जान ले ली। और यहाँ हम जान पाए कि ड्यूक पहले से जेसन को जानता था। अब ड्यूक भी नहीं रहा और वो डैगर भी गिर गया फ्लोर के नीचे। जेसन को जेसिका की तरफ बढ़ता देखकर स्टीवन सीधा ही उससे भिड़ गया और विंडो तोड़कर उसे ले आया बाहर। उसने एक पिचफोर्क जेसन के शरीर में घुसा दिया पर उल्टा जेसन ही उसे बुरी तरह धोने लगा उस पिचफोर्क से। बुरी तरह मार खाने के बावजूद स्टीवन फाइट बैक करने का ट्राई करता है लेकिन जेसन का पल्ला भारी था। वो उसकी जान लेने वाला था लेकिन टाइम रहते जेसिका ने डैगर लाकर उसके दिल में घुसा दिया जिससे उसकी सोल बाहर निकलने लगी। और अब भी वो अपने पैरों पर ही खड़ा था इसलिए जेसिका ने लात मारकर डैगर और अंदर घुसा दिया जिससे फाइनली उसकी सोल बाहर निकल गई। तभी कई सारे हाथ धरती से बाहर निकलकर उसे अंदर खींचने लगे। जाते जाते भी वो स्टीवन को साथ ले जा रहा था लेकिन जेसिका ने उसे जाने नहीं दिया। कुछ इस तरह जेसन पहुंच गया हेल में। इसी तरह सुबह हो गई और वो दोनों वहां से चल दिए अपनी बच्ची को लेकर। तभी हम देखते हैं कि जेसन का मांस तो वहीं पर रह गया लेकिन तभी उसे धरती के नीचे खींच लिया फ्रेडी क्रूगर ने। और अब ये जेसन का यूज करने का सोचेगा लेकिन इसका प्लान इसी पर उल्टा पड़ जाएगा। वो सब आप देख लेना फ्रेडी वर्सेस जेसन में क्योंकि वो इसी के बाद से स्टार्ट होगी। जो 10th पार्ट है जेसन एक्स वो ऐसे ही है, उसे आप कैसे भी देख सकते हो। टाइमलाइन के हिसाब से इसके बाद आएगी फ्रेडी वर्सेस जेसन जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, उसे देख लेना। उससे ज्यादा लेजेंडरी और बेस्ट मूवी इस फ्रेंचाइज में है नहीं, तो मेक श्योर आप उसे देखो क्योंकि वो हिंदी में भी अवेलेबल है। पूरी सीरीज देखने के बाद इतना तो आप कर सकते हो। तो ये इस फ्रेंचाइज का सबसे घटिया पार्ट है। इसने 8th पार्ट को भी फेल कर दिया प्लस बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए पिछले पार्ट्स पर। अब थ्योरी तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन मेरी यही सलाह है कि इसे पिछले पार्ट से कनेक्ट मत करो। इसे एक अलग मूवी समझो जैसे आप समझोगे अगले पार्ट को, क्योंकि इनकी फील, टोन और कॉन्सेप्ट एकदम अलग है इस पूरी फ्रेंचाइज से। तो ये मूवी इविल डेड वाले यूनिवर्स में आती है क्योंकि इसमें नेक्रोनॉमिकॉन दिखाई गई लेकिन कुछ बताया नहीं गया, उसे दिखाया और बस छोड़ दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यू लाइन सिनेमा के पास इविल डेड के राइट्स नहीं थे, वो थे यूनिवर्सल के पास। इसलिए सिर्फ एक ईस्टर एग डाला गया ताकि फैंस खुद ही सब कुछ कनेक्ट कर लें और पूरी बात समझ जाएं। अगर आप नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। तो वोरियस हाउस में नेक्रोनॉमिकॉन दिखाने का मतलब ये था कि जेसन की मॉम पैमला वोरिस ने नेक्रोनॉमिकॉन के थ्रू डेविल से डील करके जेसन को फिर से जिंदा किया था। इसलिए वो डूबा एक बच्चे के तौर पर था लेकिन वापस आया एक बड़े आदमी के रूप में क्योंकि डेविल ने उसकी वही बॉडी वापस भेजी जो कि उस टाइम पर होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ बॉडी ही जेसन की थी। जैसे कि डेविल ट्रिक्स खेलता है, उसने जेसन की डीफॉर्म बॉडी वापस भेज दी लेकिन बॉडी के अंदर थी उसकी एक डीमन की स्पिरिट यानी कि इविल डेड। तो यह है पूरी बैक स्टोरी इस मूवी के हिसाब से, जो कि इस मूवी के साथ तो कनेक्ट हो जाती है लेकिन बाकी पार्ट्स के साथ नहीं होती क्योंकि पार्ट 4 में जेसन मर गया था और फिर वो दोबारा जिंदा हुआ था बिजली गिरने से, जबकि ये वाला जेसन मरता नहीं, बॉडी चेंज कर लेता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पार्ट को पूरी फ्रेंचाइज से अलग रखो। इस छोटी सी मूवी में काफी कुछ चल रहा था, इसे 2 यूनिवर्सिस से कनेक्ट किया गया, इविल डेड और अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज भी थी जो हमें कभी देखने को नहीं मिली और ना ही कोई उसके बारे में जानता है, वो था एक मास्टर जेसन। जी हाँ, वो कुछ ऐसा दिखता। एंड में अपने फाइनल रूप में आने से पहले जेसन ये रूप लेता उस छोटे क्रिएचर के बाद, और ये सच में बहुत खतरनाक रूप है जिसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा सीन शूट भी हुआ था लेकिन मूवी में डाला नहीं गया। इसे अब यूट्यूब पर देख सकते हो रफ प्रिंट में। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं। तो अब आप पूरा लिंक जान गए इविल डेड से और साथ में इसकी बैक स्टोरी। अब आपको और भी चीजें बताता हूँ, तो चलिए बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $3 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $15.9 मिलियन। जेसन का जो दिल था इसके बाद वो यूज हुआ था फ्रॉम डस्ट टिल डॉन में एज मंकी मैन्स हार्ट।
इस फिल्म का नाम फ्राइडे द 13 पार्ट 9 इसलिए नहीं है क्योंकि न्यू लाइन सिनेमा के पास सिर्फ जेसन के राइट्स थे, ना कि पूरी फ्रेंचाइज के, इसलिए ना तो वो नाम यूज कर सकते थे और ना ही कोई और कैरेक्टर। तभी इसका नाम है जेसन गोज टू हेल और अगले पार्ट का है जेसन नेक्स्ट, वरना इसका नाम होने वाला था फ्राइडे द 13 पार्ट 9 द डार्क हार्ट ऑफ जेसन वोरेस। और इसमें स्टीवन के बजाय हमें दिखता 6 पार्ट का टॉमी, वो भी इसलिए नहीं दिखा। पहले इस फिल्म का आइडिया था जेसन गोज टू एलए, न्यूयॉर्क से जेसन जाता एलए, वहां पर दो राइवल गैंग्स आपस में लड़ रही होती और जेसन बीच में आकर दोनों के मेंबर्स को मारने लगता, इसलिए पुलिस भी इसमें शामिल हो जाती और फिर वो दोनों गैंग एक साथ मिल जाती जेसन को मारने के लिए। इस फ्रेंचाइज के हिसाब से ये आइडिया परफेक्ट था, लेकिन नई स्टूडियो को बनाना था कुछ नया। ओरिजिनली ये मूवी 2 घंटे 10 मिनट की थी, इसलिए इसे बहुत ज्यादा काटा गया, 40 मिनट से भी ज्यादा, इसलिए कई चीजें मूवी से मिसिंग है। मूवी में हमें पता चला कि ड्यूक जेसन को पहले से जानता था, लेकिन ये बात हमारे समझ में नहीं आई। तो उसकी बैक स्टोरी ये है कि एक दिन ड्यूक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्रिस्टल लेक में बोट पर था, तभी जेसन पानी से निकला और उसकी गर्लफ्रेंड को अंदर खींच कर ले गया और ड्यूक कुछ भी नहीं कर पाया। तब से ड्यूक ने ट्रेनिंग ली और वो लग गया जेसन को हंट करने में। ये पूरी स्टोरी भी मूवी से काटी गई। ड्यूक के रोल के लिए टोनी टॉड ने भी ऑडिशन दिया था। रिचर्ड ग्रैंट भी ड्यूक का रोल चाहते थे, लेकिन मिला उन्हें फिल का। जेसन के दिल में फ्रूट कॉकटेल भरी हुई थी, फिर भी रिचर्ड की उल्टी वाली हालत हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि एक कॉमिक बुक भी आई थी जिसमें इसके और 8 पार्ट के बीच का गैप कवर होता। उसमें पता चलता कि टॉक्सिक वेस्ट में डूबने के बाद जेसन वापस क्रिस्टल लेकर आया था और न्यूयॉर्क में ही FBI उसके पीछे लग गई थी। फिर भी कोई ज्यादा सेंस ना बनती, इसलिए ये मूवी 8 पार्ट को इग्नोर करके 7 पार्ट के बाद से स्टार्ट होती, जब जेसन लेक में कैद हो गया था। जेसन का भाई उसे लेक से निकालता और फिर उसका दिल निकाल कर खा लेता, जिससे वो खुद बन जाता जेसन। ल्यूक और डेबरा सच में कपल थे, लेकिन शूटिंग स्टार्ट होने से कुछ टाइम पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो रोमांटिक सीन काफी ऑकवर्ड रहा उन दोनों के लिए। और वो सीन बाद में ऐड किया गया था प्रोड्यूसर्स के कहने पर, क्योंकि न्यूडिटी कम थी। इस मूवी के ऊपर एक हाई टेक वीडियो गेम भी बनी थी, लेकिन रिलीज नहीं की गई। इसकी शूटिंग से कुछ साल पहले केन हॉर्डर की बॉडी बुरी तरह जल गई थी एक स्टंट की वजह से, इसलिए उनकी गर्दन की स्किन थोड़ी डीकलर्ड और अजीब सी है। एक दिन सेट पर एक बच्चा उन्हें देखकर डर भी गया था, लेकिन केन ने बड़े प्यार से उसे बताया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, और फिर अपनी स्किन पर उसे हाथ भी लगाने दिया ताकि वो समझ जाए और किसी और के आगे ऐसा रिएक्शन ना दे। केन मूवीज में बड़े इविल कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन असल में वो इसके एकदम अपोजिट हैं। अपना ज्यादातर टाइम वो बिताते हैं बच्चों के हॉस्पिटल्स में। जेसन और गार्ड के अलावा केन ने फ्रेडी के हाथ का भी रोल किया, जो कि उन्हें जेसन और फ्रेडी दोनों का ही रोल करने वाला एक लौता एक्टर बनाता है। और असल में वो सीन एक मजाक था कि इतने सालों तक ट्राई करने के बाद भी फ्रेडी वर्सेस जेसन नहीं बनी। अब ये दोनों मिलेंगे हेल में, लेकिन ये भी एक चमत्कार है कि उसी जोक पर मूवी बन गई। ओरिजिनली जोई और शेल्बी का रोल रिवर्स था। शेल्बी थी औरत और जोई था आदमी, जैसा के नाम बता रहे हैं। जेसिका यानी कि कैरी कीगन और डायरेक्टर एडम मार्कस आपस में दुश्मन बन गए थे उस शावर सीन के चलते। कैरी को वो न्यूड सीन नहीं करना था, जबकि एडम चाहते थे कि वो करे। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कैरी सेट छोड़कर चली गई, जबकि शूटिंग के आखिरी दिन बचे थे। तब एडम को हटाकर आखिरी के दिनों में शूटिंग पूरी की शॉन एस कनिंघम ने, क्योंकि यही एक रास्ता था कैरी को वापस लाने का। हालांकि इस फिल्म के एक्सपीरियंस के बाद कैरी ने एक्टिंग ही छोड़ दी थी। 23 साल की एज में एडम मार्कस यंगेस्ट डायरेक्टर हैं एक फ्राइडे द 13 मूवी डायरेक्ट करने वाले, और उसी हिसाब से उन्होंने बनाई भी सबसे घटिया फिल्म। ओरिजिनली इसे डायरेक्ट करने वाले थे टोबी हूपर, टेक्सास चेनसो मैसेकर के डायरेक्टर। 1990s में रिलीज हुई ये इस फ्रेंचाइज की इकलौती फिल्म है। कहाँ तो पहले आ रही थी हर एक साल बाद। नेक्रोनॉमिकॉन असली प्रॉप था इविल डेड फ्रेंचाइज से, और सैम रेमी ने खुद वो प्रॉप इस फिल्म में दिया था। बाद में सैम ने टॉम सलीवन को लेटर लिखकर उनसे माफी मांगी, क्योंकि टॉम ने ही वो बुक बनाई थी, और टॉम इस सबसे काफी निराश भी थे। इसका सबसे महंगा शॉट वो है जिसमें जेसिका के हाथ में पकड़ते ही वो चाकू बन जाता है डैगर। सबसे पहला सीन जो शूट हुआ था वो था जब जेसिका कार तक जाती है और वहां पर आ जाता है पोजेस्ड रॉबर्ट। फ्राइडे द 13 की 2 मूवीज में से ये एक है जिसमें जेसन ने मशैटी से किसी को नहीं मारा। पहली है पार्ट 4, इसका बॉडी काउंट है 24। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना, और कमेंट करके बताओ कि आपके क्या विचार हैं इस मूवी और इस जेसन के बारे में। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमेंट्स जरूर करना। और ये वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई क्योंकि इतनी डिटेल्स बताते टाइम एक्यूरेट होना भी जरूरी है। ऐसे ही कुछ भी बताया नहीं जा सकता, स्पेशली तब जब ये डिटेल्स हिडन हो, तो क्रॉस चेक करने में काफी टाइम जाता है। खैर अब तो सिर्फ आखिरी पार्ट बचा है जो कि जल्द ही आ जाएगा। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी आराम से ट्रांसफर होती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर्स ऑफ हॉरर सीरीज स्टार्ट की जाए, वो भी 3 साल से पेंडिंग है, या फिर कुछ और अंडररेटेड मूवीज। जो भी अब तक ये वीडियो देख रहा है, ये सवाल सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो आप जरूर बताना कि आपको क्या चाहिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।